Hello, everybody. Welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, what we are talking about? हम लोग इस समय बात कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के बारे में. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, there are two very important structure. One is called alimentary canal and the second one is called as a associated gland. ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है. बकल कैविटी के अंदर हम लोगों ने टीथ और टंग के बारे में बात किया, और उसके बाद बकल कैविटी से हमारा जो फूड होता है वो आता है फेरिंग्स में. कहाँ आता है? फेरिंग्स में आता है. तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथवे फॉर द एंट्री ऑफ द फूड एज वेल एज द वाटर एज वेल एज द एयर. मतलब वहां पे फूड भी आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. यस सर. ओके. नाउ आपको ये अच्छे से समझना होगा कि फेरिंग्स के बाद जो फूड होता है वो ईसोफेगस में आता है. हमने ईसोफेगस के बारे में भी बात किया था. ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर का ट्यूब है जो फेरिंग से स्टार्ट होता है और स्टमक में ओपन होता है. इसके 3 हिस्से होते हैं. ये नेक रीजन में पाया जाता है. इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फाउंड इन द थोरेसिक रीजन और इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एब्डोमेन रीजन. एब्डोमेन रीजन में ये स्टमक के अंदर ओपन होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि ये थोरैक्स और एब्डोमेन होता क्या है. डायफ्राम. डायफ्राम हमारे बॉडी में डायफ्राम को एज ए रेफरेंस लेते हैं. यहाँ पे एग्जैक्टली डायफ्राम होता है. डायफ्राम के ऊपर जो भी आता डायफ्राम के ऊपर जो भी आता उसको थोरैक्स कहते हैं, और डायफ्राम के नीचे जो भी आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमेन. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. यस सर बच्चों. ओके. सो बच्चों आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ईसोफेगस पेरिस्टाल्सिस में मदद करता है. बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था? नहीं, इजी कॉन्सेप्ट था. मैंने और भी इजी करके बताया आपको. रिदमिक इनवॉलंटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस, जिसके वजह से वो फूड को धक्का देता है. फूड मतलब बोलस को धक्का देता है. बोलस सीधा स्टमक में आता है. फिर हमने स्टमक के बारे में बात किया था. स्टमक के लिए सबसे पहली चीज हमने सीखी हुई थी कि ये जो स्टमक होता है उसको हम लोग गैस्ट्रम बोलते हैं. आपके एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट ऑर्गन है, ये आपको पता होना चाहिए. ये जे शेप होता है. इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस. सो बॉडी होता है वो मेन पार्ट होता है और बल्कि पार्ट होता है. पाइलोरस में पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल ये रीजन पाए जाते हैं. हमने कल फिर जाते हुए लेक्चर में हमने स्फिंक्टर के बारे में सीखा हुआ था. वी स्पोक अबाउट द स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या है हमने आपको ऐसे बताया था. इट इज अ सर्कुलर राउंड ओपनिंग. यस सर. ये सर्कुलर मसल्स होते हैं जो आपके बॉडी की जो कैविटी होती है, बॉडी की जो ओपनिंग होती है उसको गार्ड करते हैं. यस सर. तो उसको गार्ड करके रखते हैं. इट इज अ सर्कुलर मसल्स विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ द स्टमक. ये जो स्फिंक्टर होता है उसमें 2 टाइप होते हैं. एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. यस सर. वन इज कॉल्ड एज अ कार्डियक स्फिंक्टर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ पाइलोरिक स्फिंक्टर. यस सर. ओके. तो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी इसका दूसरा नाम होता है. ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना. वेरी गुड. स्फिंक्टर समझ में आया ना आपको? आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा था ये आपको कॉन्सेप्ट. ये जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफेगस. स्टमक से इसोफेगस में बैक फ्लो को रोकता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ये वॉमिटिंग एंटी पेरिस्टैटिक मूवमेंट मदद करता है. और मेडुल्ला इट कंट्रोल वॉमिटिंग. ये वॉमिटिंग ये कंट्रोल नहीं. मेडुल्ला जो होता है ये ब्रेन का हिस्सा होता है, ब्रेन का पार्ट होता है जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है. तो वॉमिटिंग आपको अच्छे से पता है. और हाँ, वॉमिटिंग आने से पहले हमको फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग आती है. उस फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग को हम लोग नौसिया कहते हैं. क्या कहते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ नौसिया. इसको हम नौसिया कहते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. पाइलोरिक स्फिंक्टर भी मैंने बता दिया हुआ था. ये जो है ये पाइलोरिक है और ये कार्डियक स्फिंक्टर है. यस, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट होने के बाद ही उसको अंदर भेजा जाएगा. ओके. चलो, जिंदगी की राहों में हमेशा मुस्कुराते रहिए और हम अपने अगले जर्नी की तरफ मूव ऑन करते हैं. हमारी जो अगली जर्नी है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया था हाथ से. क्या बताया था आपको? वी, फिर सी और फिर ए. ये तीनों रूल याद करने का और ये स्टमक को अच्छे से ड्रॉ कर देने का. चलो एवरीबॉडी फोकस हियर. ये पॉइंट नंबर 5 हो गया है.
पॉइंट नंबर 5 हो गया है, पॉइंट नंबर 6। ओके, तो व्हाट वी टॉक अबाउट नाउ, हम लोग ना पॉइंट नंबर 6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट द पॉइंट नंबर 6। चलो, ये भी गो, दिस इज माय पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 में, वी गोना डिस्कस अबाउट दी रूगे और गैस्ट्रिक रूगे के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस डायग्राम पे फोकस करें। अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करेंगे तो आप इसका सरफेस देखेंगे। ये स्टमक का अंदर का सरफेस है बच्चों। कहाँ का सरफेस है? इट इज द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो इनर का अंदर का जो सरफेस होता है उसमें आप देख सकते हैं, आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है ऐसे, बोलो हाँ दिखाई दे रही है सर। नहीं, आप कैसे भी बोलो मुझे सुनाई देगा। यस सर। तो आप ये फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, यस सर। ये जो फोल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इस फोल्डिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। अब आपको खाली फोल्डिंग बता दिया तो गैस्ट्रिक रूगे कंप्लीट नहीं हो पाता है, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये जो गैस्ट्रिक रूबे है ये क्यों प्रेजेंट है, किस लिए प्रेजेंट है, क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंट है, नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले लेट अस नाउ टॉक अबाउट दी गैस्ट्रिक रूगे। हम लोग गैस्ट्रिक रूगे टाइटल लिख देते हैं, गैस्ट्रिक रूगे, है ना। जब हम लोग गैस्ट्रिक रूगे के बारे में बात करते हैं, द लाइनिंग ऑफ द स्टमक हैज ए नंबर ऑफ फोल्डिंग। स्टमक की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ स्टमक हैज ए नंबर ऑफ फोल्डिंग। लाइनिंग लिखते रहो आप भी, लाइनिंग ऑफ स्टमक हैज नंबर, हैज नंबर ऑफ फोल्डिंग्स। यस सर। ये जो नंबर ऑफ फोल्डिंग्स होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो रूगे का जो सरफेस होता है, रूगे, वो कुछ इस तरीके से होता है। जब आप सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपका जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो कुछ इस हिसाब से होती है ऐसे। यस सर, कुछ इस हिसाब से होती है। पक्का पता चला आपको? इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए गैस्ट्रिक रूगे। रूगे ना ऐसा नहीं होता है कि खाली स्टमक में पाया जाता है। मैं ही हूं जो आपको एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे, और जब मैं आपको एक्सक्रीशन पढ़ाऊंगा तो उस एक्सक्रीशन के चैप्टर में भी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर के लाइनिंग में भी, यूरिन ब्लैडर के लाइनिंग में भी ऐसा ही रूगे पाया जाता है। यस सर। तो वहां पे इसका क्या फंक्शन है और यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है? फंक्शंस जो होते हैं लेडीज से जेंटलमैन, ये रिलेटेड रहते हैं। तो जरा इसको ध्यान से समझते हैं। अगर आप अभी इसको समझ लेंगे तो आपको इसको डबल फायदा होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी। जब हम एक्सक्रीशन आपको, हम यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं एक्सक्रीशन, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली exactly कि ये कैसे वर्कआउट होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? चलो एवरीबॉडी फोकस हियर, है ना। फोकस करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये गैस्ट्रिक रूगे ऐसा नाराज हुआ क्यों है? गैस्ट्रिक रूगे इसलिए नाराज है क्योंकि इसको सुबह सुबह फूड नहीं मिला है, बेचारा खाली है। यस सर। सुबह आफ्टर इजेशन, मतलब एनएस से अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड निकालने निकालने के बाद और निकालने के पहले भी आपका जो स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक रूगे डेवलप करता है। यस सर। अब क्या होता है, अब आप करेंगे अपने जिंदगी में ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मतलब आप रात को, आपका फास्टिंग चालू था, रात को सपने में खा रहे थे लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं खा रहे थे, तो आपकी बॉडी फास्ट में थी। तो जब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं तो उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। मेरे ख्याल से आज के पहले डेफिनेशन आपको पता नहीं था कि इसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप ब्रेक फास्ट मतलब आप अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं तो आपका जो स्टमक का जो लाइनिंग होता है वो इस पर्टिकुलर शेप से ये थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। जरा देखने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। अभी भी गैस्ट्रिक रूगे प्रेजेंट है,
लेकिन थोड़ा सा ये अभी फ्री हो गया है। यस सर। ये क्यों फ्री हो गया है? क्योंकि ब्रेकफास्ट में आपने जो भी खाया वो यहाँ पे आया, और खाने के सेंसेशन की वजह से वो अभी फैल जाता है। क्यों? उसको खाने को जगह देनी है। यस सर। लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम 12 बजे करीबन लंच का टाइम हो जाता है। यस सर। लंच के टाइम पे आप बहुत पेट भर भर के खाते हो। यस सर। इज दैट क्लियर? आपकी झोली, स्टमक को मैं झोली बोलता हूँ, आपकी झोली खाने से भर जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका स्टमक कुछ ऐसा हो जाता है। यस सर। मतलब ये पूरा फैल जाता है, पूरा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, और आपका पेट भी आगे आ जाता है। मतलब खाने से पहले आपका पेट जैसा था उससे थोड़ा सा ज्यादा खाने के बाद आ जाता है। अगर आप फिट हैं तो भी ऐसा हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये ज्यादा फील होता होगा जब आप लंच, हैवी लंच करते रहेंगे तो। लेकिन फिर रात को भी आप खा लेते हैं तो भी वो ऐसा ही रहता है। लेकिन रात के बाद आपका जो स्टमक होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब स्टमक का जो भी खाना है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। स्टमक अपने हिस्से का डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद जो पूरा पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अब जाता है, और ये फिर से मॉर्निंग में गैस्ट्रिक रूगे डेवलप हो जाता है। अच्छा, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो, ओके, आज दिन वाला फास्ट भी है, तो ये रूगे आपका कंप्लीटली प्रेजेंट रहेगा दिन में भी जब आप फास्टिंग करते हैं। कर्लो सरवाना इज सो नाइस। यस सर। इज दैट क्लियर? आपकी बॉडी, आपका स्टमक एडेप्ट होता है जब आप उसको खाना देते हैं। खाना नहीं देते हैं तो इस हिसाब से हो जाता है, और खाना देते हैं तो इस हिसाब से हो जाता है। यस सर। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक गैस्ट्रिक रूगे का फंक्शन क्या हो गया? गैस्ट्रिक रूगे प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। फूड को जमा करने के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करता है। तो कैन आई राइट हियर दिस फंक्शन? यस सर। रूगे प्रोवाइड, रूगे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड? इट प्रोवाइड द सरफेस टू स्टोर फूड। फूड को स्टोर करने के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट नहीं है इसमें, और ये पार्ट आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी समझ में आ गया है। तो डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस? क्या आपको इस टॉपिक में और कोई डाउट है ना? आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लियर। यस सर। क्या मैं समझता हूँ कि आपको गैस्ट्रिक रूगे समझ में आ गया है, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो ये फोल्डिंग्स होती हैं, ये फोल्डिंग को गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं। गैस्ट्रिक रूगे सरफेस प्रोवाइड करता है टू स्टोर द खाना, क्योंकि स्टमक का काम खाली खाना डाइजेस्ट करना नहीं होता है, ये खाने को स्टोर भी करके रखता है। यस सर। इज दैट क्लियर? तो चलो हम अपने अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। 6 के बाद मुझे जिस पॉइंट की याद आती है वही तो पॉइंट 7 क्या है, लाती है। यस सर। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। व्हाट इफ गैस्ट्रिक रूगे इज प्रेजेंट? कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं, यस सर, कि व्हाट इफ द गैस्ट्रिक रूगे इज नॉट प्रेजेंट? गैस्ट्रिक रूगे मस्ट बी प्रेजेंट। यस सर। मतलब इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे आपकी बॉडी जब पैदा होती है तो उसमें आंखें होती हैं, दिल होता है, किडनी होती है। यस सर। तो उसमें स्टमक भी होता है, और उस स्टमक में गैस्ट्रिक रूगे भी होता है। यस सर। गैस्ट्रिक रूगे नहीं रहेगा ऐसा कुछ चांसेस बहुत कम है। इट इज वेरी सिंपल कि अगर आप अपने वॉलेट में बहुत ज्यादा पैसा भरते हैं तो वो एक्सपांड होता है, और आप अपने वॉलेट में गरीबी आ गई है, लॉकडाउन आ गई है, और उसमें पैसे नहीं रख रहे हैं, यस सर, तो वो श्रिंक हो जाता है। जो लेदर के वॉलेट होते हैं, यस सर, तो ये श्रिंक हो, ये इस समय श्रिंक कंडीशन में है, और श्रिंक कंडीशन में ही गैस्ट्रिक रूगे पाया जाएगा। जैसे स्टमक के अंदर खाना आएगा वो गैस्ट्रिक रूगे देखो बाय बाय बोलते हुए चला जाएगा, और अपनी जगह वो खाने को दे जाएगा। बात समझ में एब्सोल्युटली तरीके से आएगा। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं। यू कैन ऑलवेज कमेंट बाय आस्किंग different types of question in case you have it. I will definitely answer it that time.
Here we go, ladies and gentlemen. We move on to point number 5 के बाद, point number 6 के बाद point number 7 पे move on करते हैं. Ladies and gentlemen, point number 7. जब हम लोग point number 7 के बारे में बात कर रहे हैं तो we gonna talk about the muscles of stomach. हम लोग muscles of stomach के बारे में बात कर रहे हैं. Yes sir. Stomach के muscles के बारे में बात कर रहे हैं. We gonna talk about the muscles of the stomach. मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं स्टमक के मसल्स के बारे में बात करता हूँ तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए, मुझे ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे स्टमक में 3 टाइप के, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 3 टाइप के मसल्स होते हैं. यस, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 3 टाइप के मसल्स होते हैं. उसमें से 2 टाइप होते हैं वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं. मतलब एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम द फेरिंग्स और इसोफेगस से लेके वो पूरे रीजन में जहां तक एनस है वहां तक वो 3 लेयर पाए जाते हैं. 2 लेयर पाए जाते हैं, लेकिन तीसरा जो लेयर होता है वो स्टमक में पाए जाते हैं. तो हमारे हमारे स्टमक में हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या हमारे स्टमक में 3 मसल्स होते हैं. एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. जरा हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. यस सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जरा फोकस कीजिए. ये डायग्राम में आप फोकस कर सकते हैं. देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. सबसे जो बाहर होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं. तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. कोई डाउट है आपको? नहीं. देन देयर इज अनदर मसल्स कॉल्ड एज अ सर्कुलर मसल्स. ये भी आपको क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. Then there is another muscles. There is another muscles called as a oblique muscles. Yes sir. तो oblique muscles you can see यहाँ पे येलो पार्ट में. Can you see here? Yes sir. So आप देख सकते हैं there are 3 types of muscles जो हमारे स्टमक में होता है. एक को हम लोग बोलते हैं longitudinal muscles और एक को हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स और एक को हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल. पब्लिक के सामने ऑब्लिक. यस सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल्स. इसका सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका सीक्वेंस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाहर से अंदर के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है. मतलब जब हम स्टमक के मसल्स को बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं तो there is a longitudinal muscles, there is a circular muscles and there is a oblique muscles. There is a 3 types of muscles जो आपको पता होना चाहिए कि पाया जाता है. यस सर. सो इसके लिए हम लोग ने ट्रिक बनाया हुआ है. वो ट्रिक है LCO. मेरे साथ बोलो. बिल्कुल नहीं शर्माना. अपने घर में रह के ही शर्माते हुए ही बोल जाना जो मैं आपको बात बताना. लेडीज एंड जेंटलमैन, LCO. ओहो LCO. ओहो LCO. LCO. प्यार से बोलो LCO. अरे बोलो ना, क्यों शर्मा रहे हो? अपने घर में रहे हो, अगर चाहिए तो आप मिरर हटा दो अपने आंखों के सामने से और बिना शर्माए आप बोलो LCO. हो LCO. हो LCO. LCO कहते जाओ. ओके, बोलते जाओ. लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग स्टमक के मसल्स के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग स्टमक के मसल्स के बारे में बात करते हैं तो देयर इज अ 3 टाइप ऑफ मसल्स दैट यू मस्ट नो. वन इज कॉल्ड L, सेकंड वन इज कॉल्ड C एंड वन इज कॉल्ड एज O. बच्चा पार्टी, जो O मसल्स होता है ये खाली स्टमक में ही पाया जाता है, इसलिए मैं O के अंदर S लिखता हूं. मतलब जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पूर्ण एलिमेंटरी कॅनल मध्ये 2 इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ मसल्स असते जे पूर्ण एलिमेंटरी कॅनल मध्ये असते. हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप के मसल्स है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है. LC. यस सर. इसको हम LC बोलते हैं. पक्का. देन ये जो स्टमक होता है, ये जो ऑब्लिक मसल्स होता है, ये खाली स्टमक के पास पाया जाता है. तो क्या स्टमक आपके लिए स्पेशल है? हमारे बॉडी में स्टमक स्पेशल है? यस, हमारे लिए स्टमक स्पेशल है. अरे क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स पाया जाता है जो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में और कहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, पूरे बॉडी में नहीं बोला मैंने, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो और कहीं नहीं पाया जाता है. और उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक के सामने ऑब्लिक करेंगे, पब्लिक के सामने ऑब्लिक.
तो उसको हम लोग ऑब्लिक मसल्स बोलते हैं। फुल फॉर्म लिखने की आवश्यकता है? यस, फुल फॉर्म तो लिखना होगा, है ना। सो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मसल्स जो आपको पता होना चाहिए। द वन इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यस सर, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये आउटर मोस्ट होता है। मैंने आपको बताया कि इसका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नीट ने आपको पूछा कि स्टमक में सबसे बाहर कौन सा मसल्स है, तो आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल है या ऑब्लिक है, तो आप क्या बोलना? लॉन्गिट्यूडनल। क्यों बोलना? क्योंकि LCO, हो ये ट्रिक आउटसाइड टू इनसाइड, कम ऑन कम ऑन, ये कम ऑन कम ऑन, ये आउटसाइड टू इनसाइड, ये आउटसाइड टू इनसाइड, ये जो LCO का जो ट्रिक है वो आउटसाइड टू इनसाइड अप्लाई होता है। मुझे समझ में आ गया आपको? यस, आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये आउटर मोस्ट मसल्स है। देन देयर इज अ C मसल्स, वी कैन ऑलवेज कॉल इट एज अ C मसल्स। C इज नथिंग बट द सर्कुलर मसल्स है, और ये एग्जैक्टली मिडल में प्रेजेंट है। यस सर, मिडल में प्रेजेंट है। देन O इज कॉल्ड एज नथिंग बट द ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स है, और ये इनर मोस्ट मसल्स है। तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि ये सबसे अंदर का मोस्ट है। अंदर का मोस्ट इज कॉल्ड अंदर का मोस्ट इज कॉल्ड इनर मोस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों मसल्स होते हैं, दीज टू लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज टू मसल्स, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, फाउंड इन इंटायर एलिमेंट्री कैनाल, फाउंड इन इंटायर एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिक मसल्स, पब्लिक के सामने ऑब्लिक, ये जो होता है इट इज ओनली फाउंड इन स्टमक, ये खाली स्टमक में पाया जाता है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर, तो ये इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये LCO है ना। तो मैं इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, दिस इज नथिंग बट दी LCO। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो आई थिंक दिस LCO कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि ये जो मसल्स होते हैं इनका काम क्या होता है ना। बच्चों, ये जो मसल्स होते हैं ना, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। यस सर, तो हम लोग लिख देते हैं कि इसी के अंदर ही लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। यस सर, दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी। स्टमक के जो LCO होते हैं, LCO, दीज आर इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। यस सर, दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी मसल्स। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनवॉलंटरी मसल्स परमपिता परमेश्वर ने क्या जरूरत थी उनको बनाने की। यस सर, इनवॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर सकता है। समझते हैं आपको? इनवॉलंटरी का मतलब ये हो सकता है कि ये खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है। रिदमिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जब भी करेगा तो स्टमक के अंदर देखो, ये ऐसे करेगा, इधर ये कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक साइड से रिलैक्स। अगर यहाँ पे अगर आपके पास बलून है, बलून के एक साइड को आपने प्रेस किया तो दूसरी साइड पे वो फूकता है, तो वैसे स्टमक पे होगा। इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, जूम, फिर ये ऊपर फैलेगा, फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया तो नीचे फैलेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। यस सर, क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ चर्निंग मूवमेंट। ये जो इनवॉलंटरी मसल्स का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सिंग मूवमेंट है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ चर्निंग मूवमेंट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो चर्निंग मूवमेंट होता है उसका फायदा होता है। यस, सो वी कॉल दिस एज अ CHRUNING, चर्निंग मूवमेंट। वी कॉल इट एज अ चर्निंग मूवमेंट। हम इसको चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो चर्निंग मूवमेंट होता है ये फूड को टुकड़े टुकड़े करने में मदद करता है। यस, समझ में आ रहा है? फूड को ब्रेक करने में मसल से, बाबा दांत नहीं है, दांत दांत ना खाली मुंह में है, तो जब भी खाना मुंह में डालते हो उसको लंबे समय तक चबाते हो तभी तो दांत का काम हो जाता है। जैसे ही दांत से खाना निकल आता है इसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक में कोई दांत नहीं आता है, चबाने का काम दांत कर जाता है, बट फूड को क्रश करना, उसमें गैस्ट्रिक जूस को मिलाना, HCl को मिलाना, ये सारा काम सारे आम स्टमक करता है। मुझे समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? चर्निंग मूवमेंट किस में मदद करेगा? इट हेल्प इन क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब होता है ऐसा ग्राइंडिंग, थोड़ा सा मतलब मसल्स ताकत लगाएगा। अगर आपने दांत से ताकत नहीं लगाई है ज्यादा तो स्टमक के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, और स्टमक अगर टेंशन में आए ना तो आपकी बॉडी को लेजी बना देता है। बॉडी को लेजी बना देता है, लेजी। लेजी होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका स्टमक हैवी ड्यूटी पे है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, तो आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी, दिमाग को ब्लड नहीं जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। जिसको ज्यादा खिलाओगे वो ज्यादा डेवलप होगा। ब्रेन का खाना है पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई करोगे तो ब्रेन ब्रेन का पेट भरता है। खाना खाओगे तो स्टमक का पेट भरता है। अगर ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिनरी ब्लडर का पेट भरता है। तुमको समझता है क्या? बायोलॉजी है, बायोलॉजी। यस सर, इज दैट क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, इट हेल्प इन द चर्निंग मूवमेंट। एंड चर्निंग मूवमेंट किसमें मदद करता है? चर्निंग मूवमेंट जो होता है इट हेल्प इन ग्राइंडिंग फूड। यस सर, नॉट एग्जैक्टली ग्राइंडिंग, हम ग्राइंडिंग लिखने में मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। इट हेल्प इन मिक्सिंग द गैस्ट्रिक जूस प्रॉपरली विद द फूड। इट हेल्प इन मिक्सिंग मिक्सिंग द फूड प्रॉपरली प्रॉपरली विथ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। उसके अंदर एंजाइम भी होते हैं और उसके अंदर HCl होता है। HCl मालूम है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बचपन में मैंने बताया था आपको। यस सर, इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पॉइंट नंबर 7, दिस पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 7 इज डन। यस सर, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ द स्टमक। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक। यस सर, फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ स्टमक। यस सर, स्टमक के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब मैं स्टमक के फंक्शंस के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि ये इट स्टोर द फूड। यस सर, ये इट स्टोर द फूड फॉर सम टाइम, मतलब आई मीन अगर आप उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक स्टोर होता है। अगर आप उसमें प्रोटीन वाला खाओगे तो थोड़ा सा और 1-8 घंटे ज्यादा रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह सुबह गांव को निकलने वाले हो और गांव में तुमको कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है, तो फैटी खाना खाने का, फैटी ऑयली ऑयली खाने का, ऑयली ऑयली खाना ज्यादा देर तक स्टमक में रहता है, और ज्यादा देर तक खाना रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। बी स्मार्ट। घर में बैठे हो, लॉकडाउन में हो, तो ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत खाना, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो फिर फैटी हो जाओगे। यस सर, तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आपने ज्यादा खाया ना, कार्बोहाइड्रेट खा के आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ग्लूकॉन डी, ये जान में जान डाल दे पीते ही, ग्लूकॉन डी या कार्बोहाइड्रेट आते ही जान में जान डाल देता है, एनर्जी दे देता है। लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खा के आप सो गए बिस्तर पे, बैठे हो, अरे हिली नहीं हो, लेजीएस्ट बॉय, लेजीएस्ट गर्ल, तो फिर क्या होगा? फिर आपका फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में। इट स्टोर द फूड फॉर सम टाइम, मतलब सम टाइम नहीं,
सम पीरियड ऑफ टाइम बोलने का मतलब है सम टाइम। यस सर। तो इट स्टोर द फूड, मैं लिखता हूं इट स्टोर फूड फॉर सम पीरियड, फॉर सम पीरियड। यस सर। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, चर्न द फूड, ये चर्निंग करता है, CHRUN। चर्न का मतलब क्या होता है? ब्रेक अप द फूड एंड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस। ब्रेकअप करना फूड का, ब्रेकअप फूड, ब्रेकअप फूड एंड मिक्स्ड विथ गैस्ट्रिक जूस। Mixed with gastric juice. Then we move on to number 3, partial digestion of food. Yes sir, partial digestion of food. Partial digestion of food. Yes sir, फूड का पार्शियल डाइजेशन करने में मदद करता है। यस सर, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। पार्शियल डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ना 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 ना, लिपिड का डाइजेशन ना 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 ना, यस सर, नहीं होता है। सो पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। ओनली प्रोटीन सा डाइजेस्टेड, ऐसा लिख देता हूँ, ओनली प्रोटीन, वो भी कंप्लीटली नहीं है, याद रखना। सारे प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते, ओनली प्रोटीन डाइजेस्टेड, but that is also not complete. Yes sir. Now we move on to number 4 point is ये ना एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम्स। it is going to produce secrete the digestive enzyme, secretes digestive digestive enzyme, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। यस सर। ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं किसके द्वारा? स्टमक के द्वारा। ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म मालूम है? यस सर। लेक्चर के पहले मैं इनएक्टिव था, लेक्चर में मैं एक्टिव हो जाता हूँ। यस सर, इज दैट क्लियर? सो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, यस सर, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एंजाइम। क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज अ प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम। अरे ये कलर कैसे चेंज हो गया? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब होता है ओल्ड। समझ में आया क्या? मुझे भी आया। तो ये कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। कोई गैसिंग है आपके लिए? कुछ गैस कर सकते हो कि इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है? इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, ऐसा कुछ गैस कर सकते हो? तो ये जो प्रो एंजाइम पाया जाता है, ये जो प्रो एंजाइम है, ये प्रो एंजाइम में 3 एंजाइम्स आते हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन। पहले को हम बोलते हैं पेप्सिनोजन, पहले को बोलते हैं पेप्सिनोजन। दूसरे को बोलते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। याद रखना, डबल एन है, डबल एन, डबल एन। रेनिन अगर डबल एन है और रेनिन अगर सिंगल एन है तो उसका मीनिंग अलग होता है। आगे के लेक्चर में आपको ये सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज अ गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक अमाइलेज। गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। यस सर। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, इसमें से ये जो 2 एंजाइम होते हैं ना, वो स्टमक में होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। ये स्टमक में होते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। पूछो ना, काम क्यों नहीं करते? अरे स्टमक में एसिड होता है, एसिड। और ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ना, इनको एसिड ना पसंद है। कर ल कि नहीं कर ल, समझ लो। वेरी नाइस, वेरी गुड। लेडीज एंड डू नॉट वर्क इन स्टमक।
सो ये जो दोनों एंजाइम होते हैं दे विल नॉट वर्क इन द स्टमक, है ना, डू नॉट डू नॉट वर्क इन स्टमक, यस सर, क्यों, ड्यू टू एसिडिक पीएच, ड्यू टू एसिडिक पीएच, ड्यू टू एसिडिक पीएच, यस सर। सो बिकॉज ऑफ एसिडिक पीएच ये काम नहीं करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन बाकी के जो दो एंजाइम्स हैं, वाह वाह वाह, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, वाह वाह वाह, दोनों के दोनं प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन की वाट लगाएंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट देखो कर जाएंगे। ये 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 प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन की वाट लगाएंगे। दे विल बी ऑसम ब्लॉसम डॉसम, दे विल बी सुपरबली वर्किंग स्टार मार्क है। यस सर, इज दैट क्लियर? कूल। ये जो पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, दीज आर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना। और ये जो एंजाइम्स हैं वी कॉल इट एज अ, इसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब आपको समझना होगा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये दोनों भी जो एंजाइम है ये प्रोटीन की वाट लगाएंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएंगे। यस सर, अगर ये प्रोटीन की डाइजेस्ट लगाएंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन की वाट लगाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट योर स्टमक? योर स्टमक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेम केमिकल, सेम प्रोटीन। आपकी बॉडी भी प्रोटीन से बनी हुई है। स्टमक जो होता है वो खुद भी तो प्रोटीन से बना हुआ है बच्चों। यस सर। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो स्टमक का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खुद स्टमक को ही डाइजेस्ट कर ले? ऐसा हो सकता है? हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, सपोज आप खाली बैठे हो और आपका भजन कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, कुछ खाना पीना सुबह से आपको नहीं मिला हुआ है सपोज, तो आपके स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर प्रोड्यूस हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो प्रो एंजाइम के फॉर्म में होंगे। प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जब आप खाने के बारे में सोचोगे, उसको स्मेल करोगे, उसको देखोगे, उसको फील करोगे, यस, तो आपके स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। HCl है भाई, HCl है भाई, HCl है भाई, HCl। ये HCl फिर ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया क्या आपको? समझता है क्या? समझता है ना? सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर, ओके, आगे बढ़े हम लोग फिर। यस सर, ये वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। फिर हमको बात करना है कि ये प्रो एंजाइम हो गया है, ये नंबर 4 फंक्शन है। वी मूव ऑन टू नंबर 5 फंक्शन। यस सर, पांचवें फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जब हम लोग पांचवा फंक्शन बात करते हैं तो ये जो स्टमक होता है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन। यस सर, तो ये जो स्टमक है it is going to secrete, it is going to secrete hormone, secrete हार्मोन। कौन सा ही हार्मोन है? कौन सा ही हार्मोन है? दिस हार्मोन, ये हार्मोन को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गैस्ट्रिन नाम का जो हार्मोन है वो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। यस सर, पक्का? आई थिंक ये क्लियर है। गो, तो स्टमक इज गोइंग टू प्रोड्यूस दी सिक्रीट दी हार्मोन कॉल गैसिन। गैसिन हार्मोन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जरूर बात करेंगे इसी चैप्टर में, हार्मोन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टाइटल के अंदर। यस, तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आल्सो वेरी वेरी क्लियर। ये नंबर 5 पॉइंट है। 5 के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 6 फंक्शंस के बारे में। ये जो स्टमक होता है ये एब्जॉर्प्शन करता है। यस सर, स्टमक के अंदर देयर विल बी एब्जॉर्प्शन। यस सर, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्टमक। एब्जॉर्प्शन मालूम है ना, वो फेजेस ऑफ डाइजेशन पढ़ाया था, फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन,
डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, याद है उसी में का एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स. यस सर. सो मैं लिखता हूं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अकर इन स्टमक. स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है. यस सर. अब ये एब्जॉर्प्शन किसका होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो नंबर 1 अल्कोहल. यस, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका अल्कोहल स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और इसीलिए अल्कोहल पीने के बाद गैस्ट्रिक अल्सर नाम की बीमारी होती है, वो एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाती है तो लीवर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एस्प्रिन नाम सुना है? एस्प्रिन. यस, एस्प्रिन नाम सुना है? दवा है, दवा. यस, जैसे पैरासिटामोल होती है वैसी वैसी ही ये भी दवा होती है. यस. तो ये एस्प्रिन है. लिपिड सॉल्युबल जितनी भी दवाएं होती हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, यस, उनका एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है. मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर जो आप खाते हैं, शुगर शुगर शुगर, मॉडरेट शुगर, मॉडरेट शुगर जो होता है वो होता है. एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एब्जॉर्ब बाय द स्टमक. यस सर. तो अच्छी बात है, आपको आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया है ना. लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट और लास्ट फंक्शन हम लोग बात करने वाले हैं स्टमक के. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लाइन में वेट कर रहा है. यस सर. कितना एसएमएस आ चुका है उसका सुबह से. लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 7 के बारे में बात करते हैं. ये जो पॉइंट नंबर 7 है, लास्ट है, स्टमक का फंक्शन है. यस सर. तो हमेशा ये जो स्टमक होता है, ये जो स्टमक होता है, स्टमक, ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक ये सिक्रीट करता है, स्टमक सिक्रीट करता है एक फैक्टर. उस फैक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर. देखो जिंदगी में फैक्टर दो टाइप के होते हैं. एक ऐसे फैक्टर आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है. इधर देखो, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ना 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 ना, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर की बात. यस सर, अंदर की बात. इंट्रिंसिक फैक्टर, क्या बोला मैंने? इंट्रिंसिक फैक्टर. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीट टाना नहीं करती है, हमको बाहर से लेना होता है. आ मुका, क्या सर? ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर, अंदर की बात. ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती, हमको बाहर से लेना होता है, उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं. कर लो कि नहीं कर लो. यस. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो स्टमक होता है ये एक फैक्टर प्रोड्यूस करता है. उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर. रिपीट करो ना, रिपीट करना यार. कैस्टर, कैस्टर ऑयल, कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल ऑयल कार में डालते हैं. यस. कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर. हेलो, व्हाई यू नॉट वर्किंग? कैस्टल्स. यस सर. इसको हम बोलते हैं कैस्टल्स इंट्रिंसिक, कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर. यस सर. we call it as a Castor intrinsic, Castor's intrinsic factor. इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? CIF. कम ऑन इंडिया, CIF. यस सर. ये जो कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, ये जो कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये फैक्टर इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय द स्टमक. जैसा कि इसका नाम इसके बारे में ये बात बताता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर डे को कहलाता है. आपका स्टमक इसको प्रोड्यूस कर जाता है, इसलिए तो इंट्रिंसिक फैक्टर इसको कहा जाता है. बात समझ में आता है? कैस्टर क्यों बोलते हैं? कैस्टर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम दिस इंट्रिंसिक फैक्टर. कर लो. वेरी गुड, नाइस, सुपर, माइंड ब्लोइंग, वाटर, गुड. यस सर. ये कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये कैस्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया था और ये आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इंट्रिंसिक फैक्टर. लेडीज एंड जेंटलमैन,
द नेशन वांट टू नो, वर्ल्ड वांट टू नो कि ये CIF करता क्या है। इधर बगा, बगा इधर बगा। ये जो स्टमक है ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है CIF। और ये जो CIF है ना CIF, ये जो CIF है, ये CIF कुछ काम करता है। यस सर, ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12। तुमने सुबह से जीवन किया, अरे करो, नो जीवन, नो जीवन। इफ देयर इज नो जीवन, देयर इज नो जीवन। यस सर, तो जब आपने जीवन किया तो उस जीवन में विटामिन B12 है। हो सकता है यार, हम लोग देख के थोड़ी ना खाते हैं कुट्टे गिला विटामिन B3 विटामिन B2, नहीं ना। हाँ, हम ऐसे खा लेते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। इंडिया फोकस। हे इंडिया, अगर हम लोगों के पास अगर हम लोगों के पास फूड है, उसमें फूड में सपोज विटामिन B12 प्रेजेंट है। इधर देखो, ये हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है। अगर इसके अंदर हमने जो खाना खाया इसके अंदर विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 आएगा, आएगा, आएगा। और विटामिन B12 बाय, विटामिन B12 चला गया एनएस से। ये एनएस है हाँ? और ये माउथ है हाँ? माउथ से आया, एनएस से चला गया। आपके काम आया, आपके काम आया क्या? अरे आपके काम नहीं आया। अरे माउथ से आया, एनएस से क्यों चला गया? क्योंकि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए CIF की जरूरत होती है। कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर। यस सर, अगर आपकी बॉडी में CIF प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी आपके खाने से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर आपके बॉडी, आपके डाइट में विटामिन B12 नहीं है तो ये इसको एब्जॉर्ब, अरे नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। हाँ, यस सर, क्लियर है। सुनो ना, सुनो ना, इधर देखो ना, देखो ना। ये जो CIF होता है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यस सर, इट एब्जॉर्ब, ये इंडिया। यस सर, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, help in absorption, help in absorption of vitamin, vitamin B12। बच्चों ये जो विटामिन B12 है ना, इसका नाम है सियानोकोबाला अमाइन। मैं लिखता फिर बाद में मैं बताता। सियानो, सियानो कोबाला अमाइन, सियानोकोबाला अमाइन। सियानोकोबाला अमाइन वो विटामिन कहलाता है जिसके अंदर देखो कोबाल्ट नाम का मिनरल आता है। ला 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 ला, इसके अंदर कोबाल्ट आता है भाई, कोबाल्ट आता है। इसीलिए तो इसका नाम है सियानो कोबाला, कोबाला कोबाला कोबाल्ट, कोबाला कोबाला कोबाल्ट। इसके अंदर कोबाल्ट आता है, इसके लिए हम उसको सियानो कोबाला अमाइन बोलते हैं। विटामिन B12 है भाई, विटामिन B12। अरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है भाजपा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा इस विटामिन। अच्छा पहले ये बात समझ लो, अगर आप आपके बॉडी में आपका स्टमक CIF प्रोड्यूस करेगा तो ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा। अगर अगर CIF बॉडी ने, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों है? क्योंकि बॉडी ने प्रोड्यूस किया। ये विटामिन B12 बॉडी ने प्रोड्यूस किया क्या? नहीं, बॉडी ने प्रोड्यूस नहीं किया। कहां से आया? खाने से आया। खाना कहां से आया? बाहर से आया। बाहर से जो भी आएगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाएगा। बाहर से जो भी आएगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाएगा। तो ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। कर लो कि नहीं, कर लो, कर लो, ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। कर लो कि नहीं? यस सर, तो ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। वाह, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। वाह, ये बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। वाह, ये बॉडी बाहर से आती है, खाने से आती है। कर लो कि नहीं? कर लो, कर लो ना। वेरी गुड इंडिया। ये सियानोकोबाला अमाइन बहुत ही सियाना है, बहुत ही शाना है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये एक मैच्योरिंग फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? इट्स अ मैच्योरिंग फैक्टर।
ये एक मैच्योरेटिंग फैक्टर है, ये आरबीसी को मैच्योर होने में रोल प्ले करता है। यस सर, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी नाम सुना है क्या? आरबीसी, अरे रेड ब्लड कॉर्पस्कल, मालूम है ना? यस सर, ये जो आरबीसी होता है ये ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में? ये ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो काम होता है, इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो ये करता है। स्टमक CIF प्रोड्यूस करेगा, CIF विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा तो आपका आरबीसी जो होता है वो मैच्योर होगा। अगर विटामिन अगर ये CIF आपकी बॉडी ने नहीं प्रोड्यूस किया, यस सर, सपोज ये नहीं आया, है ना, अगर ये नहीं आया, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ CIF, इफ डेफिशिएंसी ऑफ CIF, अगर CIF की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 नॉट बी एब्जॉर्ब, B12 नॉट एब्जॉर्ब, आरबीसी फॉर्म होंगे क्या? देखो ना भाई, आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, मैच्योरेटिंग फैक्टर। आरबीसी बनेंगे क्या? आरबीसी विल नॉट फॉर्म, आरबीसी नॉट फॉर्म। और आरबीसी अगर नहीं बनेगा तो आपको दे विल बी डेफिशिएंसी ऑफ, आपको क्या हो जाएगी एग्जैक्टली? दे विल बी डेफिशिएंसी ऑफ, आपको एग्जैक्टली में क्या हो जाएगी? दे विल बी डेफिशिएंसी ऑफ, यस सर, दे विल बी डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आपको आरबीसी अगर नहीं बनेगा तो आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों, डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी आरबीसी की। और अगर आपको आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई, अगर आपको आरबीसी की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको एक बीमारी हो जाएगी बच्चों। आरबीसी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस सर, क्या बोलते हैं हम उसको? उसको हम बोलते हैं एनीमिया, अनेमिया, एनीमिया, एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ द आरबीसी, डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। अच्छा लिखो ना, मीनिंग लिखो, मीनिंग रेड डिबिन में। एनीमिया, 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 डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रैकेट में आप आरबीसी भी लिख सकते हो। एनीमिया, 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 deficiency of the RBC. Okay. Hey India, if there is a deficiency of CIF, vitamin B12 not be absorbed, RBC will not form. RBC क्या होगा? नहीं बनेगा। RBC नहीं बनेगा, so there will be deficiency of RBC. There will be deficiency. Vitamin B12 not absorbed, so there will be deficiency ऑफ आरबीसी, आरबीसी की डेफिशिएंसी होगी। इससे आपको एक एनीमिया होगा, उस एनीमिया को बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया। दे विल बी पर्नीसियस, दे विल बी पर्नीसियस एनीमिया, दे विल बी पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा आपको। कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चों? पर्नीसियस एनीमिया हो जाएगा, है ना? पक्का पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। नीट आपको पूछेगा पर्नीशियस एनीमिया क्या है, तुम बोलने का ये विटामिन B12 की कमी से होता है। तो पूछेगा कि विटामिन B12 क्यों कम हो गया, हमने तो खाया था, खाने में खाया था विटामिन B12। तो बोलने का कि विटामिन B12 इसलिए कम हो गया क्योंकि CIF नहीं आया। तो CIF नहीं आया तो आपको पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। आपको समझ में आया क्या बात? यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि
Absorption occur in the stomach. Alcohol, aspirin, lipid soluble drug, moderate amount of sugar and water absorb. स्टमक कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है? CIF हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. B12 एक बाहर से फैक्टर आता है, फूड से ये फैक्टर आता है, दिस फैक्टर कमिंग फ्रॉम द फूड, और इसलिए हम इस फैक्टर को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ द RBC. ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा. इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ CIF, vitamin B12 not be absorbed, deficiency of RBC, they will be pernicious anemia. आई थिंक दिस पार्ट क्लियर है. ये सारे फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया हुआ है. और ये LCO मसल्स है, गैस्ट्रिक रूगे भी है. तो यहाँ पे आज के लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्टमक, और गैस्ट्रिक रूगे भी बात किए, LCO मसल्स के बारे में बात किए. यस सर, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर कमेंट कीजिए. वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. और लेक्चर नोट्स आप चाहते हैं कि आप नीट के करीब आए, तो आपको लेक्चर नोट्स लिखना है. लेक्चर नोट्स ही आपका बाइबल है, आपका हैंड बुक है, सुप्रीम बुक है, जिससे आप इस नीट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. यस सर, फिलहाल के लिए दिस इज विजय मिश्रा, एंड दिस विजय मिश्रा इज शाइनिंग ऑफ. टेक केयर, गुड बाय जेंटलमैन.